मतलब पिछले क्लास में ये चीज हमने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो फोर्स है वो क्या काम कर सकता है? फोर्स जो है वो क्या काम कर सकता है? कैन चेंज कैन चेंज प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। चेंज का स्पेलिंग में ई लगाना है, ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। अगर जो भविष्य में यूपीएससी का तैयारी करना है तो अंग्रेजी देख लेना सही से, स्पेलिंग छूटा हुआ उसको भी चेक करना है। कैन चेंज प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। आपकी वापस आवाज चला गया आवाज? चला गया? आ रहा है आवाज? तो फिर हमें लगता है कि वो जो होता है ना, डबिंग आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। तो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ सकता है, स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, बॉडी रिफॉर्म हो सकता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एक फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ऐसा ऐसा चीज हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है ये सब में से कुछ नहीं हो, लेकिन वो फोर्स ये सब काम करने का ट्राई करे। फोर्स का मतलब ये है कि ये सब काम करने का ही वो ट्राई करेगा। और कौन सा काम के लिए फोर्स को रखे हैं हम लोग? फोर्स को उसी काम पे लगाना है। उसका एसआई न्यूटन, एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब हमने हमने पढ़ा था। मोमेंटम इस चैप्टर में आएगा, मोमेंटम से जुड़ा हुआ ही ये चैप्टर है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है सेकेंड वाला, वो इससे जुड़ा हुआ है। मोमेंटम होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मास ज्यादा हो सकता है, वेलोसिटी कम हो सकता है, फिर भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। ऐसा कब होगा? वेलोसिटी कम होने के बाद भी मोमेंटम ज्यादा होने का क्या है एग्जाम्पल? जैसे एक ट्रेन बहुत स्लो स्पीड से चल रही है तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा है। एक बुलेट अगर जो हाई स्पीड से चल रही है ना, उसका मास बहुत कम है, फिर भी उसका मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि उसका स्पीड बहुत हाई है। तो उसी चीज को हम फील करते हैं, किसी चीज के सामने आना है कि नहीं आना है। कोई चीज अगर जो मोशन में है तो उसके सामने आना है कि नहीं आना है, तो अपना ब्रेन जो है, अपना दिमाग जो है, वही सब कैलकुलेशन करके दिमाग लगाता है, नहीं भाई इसके सामने नहीं आना है, उसके सामने आ जाना है। हिम्मत और डर इसी बात पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम ज्यादा है या कम है। और इस तरह से आगे बढ़े थे एग्जाम्पल, इस तरह से लेके उसी चीज को और समझे थे। बुलेट, ट्रक और टेनिस बॉल वाला। उसके बाद मोमेंटम कैसे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो चेंज इन मोमेंटम में क्या करते हैं? फाइनल मोमेंटम देख लो, इनिशियल मोमेंटम देख लो, उसके बाद फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लो और डायरेक्शन वाइज लिखना है। पॉजिटिव साइन कन्वेंशन का यूज करना है, और साइन कन्वेंशन जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से, तुम किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ये डायरेक्शन कौन फिक्स करेगा? तुम फिक्स करोगे। ईस्ट वाले को पॉजिटिव लोगे, वेस्ट वाले को नेगेटिव लोगे, ये सब डायरेक्शन तुम फिक्स करोगे। हालांकि आमतौर पे तुम भी यही यूज करना, राइट साइड को पॉजिटिव, ईस्ट को पॉजिटिव, और अप साइड को पॉजिटिव, अपवर्ड साइड को पॉजिटिव, है ना, डाउनवर्ड साइड को निगेटिव, लेफ्ट साइड को निगेटिव, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। कारण कि जो बुक्स होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि सभी लोग, वीडियो पहले तो ऑन करके रखो, वीडियो ऑन कर लो, पॉज करो। हाँ, हालत अच्छी नहीं है तो क्या वो मरीज वाला ड्रेस पहन के बैठे हो क्या? कोई बात नहीं, राम आ गया। राम, तुम लोग का राम ही आज। अच्छा, तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो हो रहा है वो रिकैप हो रहा है। रिकैप इस एपिसोड में रिकैप अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो एक एक स्टूडेंट करके ही तुम लोग वीडियो ऑन रखना। आज के दिन राम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा क्लास में वीडियो ऑन रखेगा। कल के दिन अंजलि का होगा, और परसों तुम्हारा तबियत ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ओके? तीन कितने? तो उस तरह से। अरे कैसी जगह पे हो तुम? क्या कि जगह को गंदा क्यों बना रहे हो? जगह बहुत अच्छा है, कैसी जगह पे हो कि तुम वीडियो ऑन नहीं? किचन में तो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ता है। यही वीडियो आगे जाके तुम क्रैक कर लोगे नीट, उसके बाद दिखाओ ये देखो। अब मैं वीडियो तुम्हें दूंगा, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तुम जब सक्सेसफुल होगे ना, तो सक्सेसफुल हो या ना हो, सक्सेसफुल तो अपने मन का सोच है, कितना में कौन सक्सेसफुल अपने आप को समझता है। कोई समझता है कि फिजिक्स सीख लिए यही सक्सेस है मेरा, कोई सोचता है कि नीट में रैंक जब तक अंडर
5,000 नहीं आ जाए तब तक मेरा जीत नहीं है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ, कोई तो 1 ला के भी, मतलब 2 ला के भी। एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, वो बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला कि उनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ड्रॉप लिया और आईआईटी जेईई का अगले साल एग्जाम दिया रैंक 1 के लिए। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो समझे, रैंक 2 आने पे तुम ड्रॉप लोगे क्या? मेडिकल में, नीट में रैंक 2 आ जाए तुम्हें? नहीं लोगे ना, इसीलिए रैंक 2। यही, जिसके जिसका आ रहा है, जिसका आ रहा है वो अपना, मतलब अपना चॉइस देख रहा है, लेकिन जिसका नहीं आ रहा है वो सोच रहा है मेरा आ जाता तो। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा आ जाता, तो हो सकता है कि तुम और सोचोगे कि रैंक 2 तो आ गया यार, रैंक 1 बच गया है, उसके लिए ट्राई करें। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी शर्माओ नहीं। अरे है, हम भी बैठ के, तुम तो इतना अच्छा किचन में बैठे हो, वेल फर्निश्ड है, दिखाई दे रहा है। हम तो जिस जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते थे, उनके घर इतने वेल फर्निश्ड नहीं होते थे। तो उसमें क्या है। हम्म। हम्म। तो एक ऐसा कर, एक सेटअप बनाना बहुत जरूरी है। देखो, अब एक सेटअप घर में बना लो तुम, अभी तुम्हारे काम आएगा, बाद में कोई और स्टूडेंट होगा तो काम आएगा। नहीं तो तुम ही जब कहीं चले जाओगे, बाद में वापिस आओगे घर पे, छुट्टी में आओगे, तो वो सेटअप यूज करेगा। सेटअप बना लो। सेटअप करने का मतलब छोटा सा, मान लो मोबाइल है, टैब है, कुछ है, एक दो डिवाइस के मदद से टेबल वगैरह लगा लो और सही जगह से इंटरनेट वगैरह फिक्स कर लो, ताकि ऑनलाइन जो भी चीज है, वो चीज तुम आसानी से ग्रहण कर सकते हो। नॉलेज घर बैठे ही लो, क्यों 50 किलोमीटर दूर भागना, जब घर बैठे नॉलेज मिल सकता है तो, है ना? आखिर वहां भी जाओगे चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है, जिसको जब अभी आज के क्लास में है तो आज के क्लास में जिसको जब मन करे ऑन कर ले, जिसको मन करे ऑफ कर ले। हालांकि मैं इतना अगर जो दे दूंगा ऑप्शन, तो सब तो ऑफ कर ही लेगा कि सर जो है बहुत लीनियंट है। हाँ। हाँ चलो ठीक है, जिसको जिसको करना है कर लो। बात सुन ही लियो, बाकी हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को, ठीक है? तो डेल्टा पी जो है इस तरह से निकल गया, चेंज इन मोमेंटम निकाले थे। उसके बाद इस केस में भी चेंज इन मोमेंटम निकाले थे। उसके बाद इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कहानी सुने थे, समझ गए थे। और वो ऐसा चीज है कि जो दिमाग में बस जाने वाला चीज है, कोई उसमें टफ बात है नहीं, है क्या? हाँ, उसके बाद फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने बताया था। उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पे, तब तक क्या होगा? बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी कांस्टेंट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहेगा। न्यूटन ने कहा भाई कोई गाड़ी चल रही है तो वो रुके क्यों, जब तक कोई रोकेगा ही नहीं तो। और वो उन्होंने बोला, फिर से अंजलि आ गई। अच्छा, अंजलि थी नहीं। हाँ, तुम्हारा आवाज आ रहा है? कौन सा? हाँ, उसको डिफाइन किया गया है वैसे ही, मैथमेटिकली, मास इनटू वेलोसिटी। ओके। मोमेंटम एक फीलिंग है, मोमेंटम एक फीलिंग है। जैसे क्या फीलिंग है, न्यूटन ने फील किया, क्या फील किया? जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसके बारे में कहानी बताते हैं ना, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते उनके बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि दो लोगों के बीच में टक्कर हुआ, तो क्या बोलते हैं वो लोग? ऐसा जा रहा था, वो इधर से आ रहा था, वो भी मोमेंटम में था, वो भी अपना मोमेंटम बनाए हुए था, दोनों में हो गया टक्कर, है ना? मतलब वो फीलिंग क्या है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा था, समझे? उसी फीलिंग को वो मैथमेटिक्स में बना दिए न्यूटन ने। ठीक है। मोमेंटम का डेफिनेशन उस तरह से कुछ नहीं समझो, जैसे स्पीड का डेफिनेशन है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो ये भी क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये भी डेफिनेशन हुआ, इट इज डिफाइंड लाइक दिस, ये भी तो डेफिनेशन ही है ना। तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में समझ गए, बैलेंस फोर्स के बारे में समझ गए, इंटरनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी हो गया कि क्या है और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल फोर्स जो होता है हमेशा नेट जीरो होता है अपने आप पे, जब हम फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है। हम अपने बॉडी पे फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे हाथ से, मेरे हाथ पे बॉडी, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है जो मेरा, जहां पे टच हमने किया, उस उसने न्यूटन थर्ड लॉ से आगे लगा दिया, नेट जीरो हो गया। नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज इन आवर कंसिडरेशन। सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स, और यूनिवर्स में से सिस्टम को हटा दो, बचा सराउंडिंग। मतलब सिस्टम का कहने का मतलब यह है कि जिसके बारे में हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा कंसिडरेशन है में है, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड है, वो सिस्टम है। और जिसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, वो सराउंडिंग है। जैसे क्लास टीचर, अगर जो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है कोई स्कूल में या कोई कोचिंग में, तो एक क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा, लेकिन वहां और भी बैचेज चल रहे होंगे जहां कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा।
लेकिन दूसरा दूसरा क्लासरूम उसका सिस्टम नहीं है। हर एक टीचर का अपना क्लासरूम ही सिस्टम है। बाकी बाहर में क्या हो रहा है वो क्या देखेगा, वहां का जो सेंटर का हेड होगा वो देखेगा। बाहर में कोई प्रॉब्लम हुआ, अंदर में कोई प्रॉब्लम होगा, जिस समय क्लास ले रहा है टीचर उस समय उसका जिम्मेवारी क्या है, वहां अंदर में कुछ होने ना दे, दो बच्चे झगड़ ना जाए, है ना। तो वहां पे पनिशमेंट भी दे सकता है टीचर, स्कूल में देता भी है, तुम लोगों ने खूब एंजॉय भी किया होगा इसको, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। और मास अगर जो कांस्टेंट है तो उस केस में क्या हो जाता है, मान लो कि कोई लगातार u से v वेलोसिटी हो गया टाइम t में, इसका मतलब ये नहीं कि अचानक यहाँ पे वेलोसिटी u था और यहाँ v वेलोसिटी हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब u से v हुआ है, मतलब u से v होने में मान लो कि 10 से 20 हुआ होगा, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 था और अचानक 20 हो गया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे बदल गया है, लेकिन ये मतलब एक टी टाइम इंटरवल पे इसका देखा गया वेलोसिटी कितना है, 20 है, और उस शुरुआत में कितना था, 10 था, और ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। मतलब रेट ऑफ, मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। इसका एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, वो यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। तो उस हिसाब से फोर्स का जो फॉर्मूला एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको भी न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं, लेकिन ये कौन से कंडीशन में वैलिड है, मास इज कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, और कोई भी ग्रेविटेशनल किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है सेंटर की तरफ लगता है। फिर मैंने बताया था कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है आसपास में, और ग्राउंड को जब हम फ्लैट दिखाते हैं तो इनके ऊपर भी डाउनवर्ड में ही इनका बनाते हैं। तो बहुत लोग कुछ लोग, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज तो हम समझते हैं, लेकिन ये चीज हम समझ नहीं पाते हैं कि पैरेलल कैसे हो गया, ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं ये वाला भी सेंटर पे जाना चाहिए और ये वाला भी सेंटर पे जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये वाला भी सेंटर पे जा रहा है और ये वाला भी सेंटर पे जा रहा है। ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइन है और दोनों कहीं आगे जाके मिलेंगे ही नहीं, दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगे ही नहीं, ऐसा लाइन नहीं है। ये ऐसा लाइन है कि है तो पैरेलल, लेकिन क्योंकि इतना कम दूरी है और इतना दूर जाके मिलेंगे कि दिखने में लग रहा है क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है किस तरह से लगता है, बॉडी को जहां पे रख दो वो दबाव जो महसूस करेगा, तुम फील कर सकते हो कि ये बॉडी जो है ये नीचे की तरफ, ये बॉडी जब इस पे रखे तो इस सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये बॉडी नीचे की तरफ जाने से, इस बॉडी को नीचे की तरफ जाने से ये वाला सरफेस रोक रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स इस तरह से लग गया। उसी तरह से रॉड है तो इसका दो पॉइंट है जो कि टच में है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है। तो दोनों पॉइंट पे जिस तरह से यहाँ पे वाला पे किस तरह से भार आ रहा है और यहाँ पे किस तरह से भार आ रहा है, मतलब लोड यहाँ पे क्या होगा इस सरफेस पे और यहाँ पे क्या होगा, उस हिसाब से नॉर्मल फोर्स R1 और R2 हो जाएंगे। मतलब फ्लैट सरफेस ये वाला है, फ्लैट सरफेस जो एक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अलोंग द बॉडी बना देना है। और ये सब चीज समझे थे। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स के बारे में हम समझे थे कि अगर जो ये बॉडी रखा हुआ उस पे और नीचे फोर्स कोई लगाएगा एक्सटर्नल, तो ये नॉर्मल फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। ये स्फीयर अगर जो है फंसा हुआ है वी शेप का, दो सरफेस मिला के एक बना हुआ है, उस जगह पे फंसा हुआ है एक स्फीयर, तो उस पे नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा, तो एक पॉइंट यहाँ टच में, एक पॉइंट यहाँ टच में, यहाँ पर R1 लग रहा होगा, यहाँ पे R2 लग रहा होगा। और R1 और R2 बराबर है कि नहीं डिपेंड करेगा ये वाला थीटा पे, दोनों में क्या मतलब किस तरह से, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल के साथ किस तरह से बना रहा है। टेंशन फोर्स के बारे में पढ़े थे कि रस्सी जो फोर्स लगाता है वो टेंशन फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में पढ़े थे, वन जो फोर्स लगाएगा टू पे उतना ही फोर्स लगाएगा टू पे वन, और डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। मतलब टीचर ने अगर जो स्टूडेंट को मारा, स्टूडेंट ने भी टीचर को मारा, यही है न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन टीचर को चोट नहीं लगा, स्टूडेंट को चोट लगा। स्टूडेंट को दो तरह का चोट लगा, पहला चोट लगा बॉडी पे क्योंकि उसके गाल पे थप्पड़ पड़ा, तो इसका बायोलॉजिकल रीजन है कि ये नाजुक होता है, टीचर के हाथ पे फोर्स वही लगा। ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, तो क्या होता है, हाँ ये नाजुक के उल्टा, नाजुक का उल्टा क्या होता है, कठोर, समझे। तो ये हुआ तो और दूसरा चोट ये लगा स्टूडेंट को कि सबके सामने बेइज्जत फील हुआ, तो दिल के अंदर भी चोट लगा है कि नहीं, तो दो चोट लग गया। हाँ, और टीचर को मतलब दिल पे जो चोट लगा, जो वहां पे बेशर्मी महसूस हुआ स्टूडेंट को, टीचर को उतना ही अच्छा महसूस हुआ। इसका अपोजिट, समझे। पीठ के उतना ही उसका टेंशन कम हुआ कि ये अब चलो एक अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिए, ठीक है। तो सब कुछ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ जो है हर जगह अप्लाइड। तो ऐसा मत कहने लगना अपने अपने टीचर से जिसने पीटा है कि मैंने तो बदला ले लिया है। तो इस तरह से इसमें हमने देखा था, इसमें हमने पूछा था न्यूटन थर्ड लॉ वाला जो है एक्शन रिएक्शन पेयर बताओ।
तो शुरू में तुम लोग कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में ये बात समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल और mg, मतलब नॉर्मल जो एक ही बॉडी पे, इसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, वही आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स जो है अर्थ लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर दो होगा, तो mg का बदला mg से और नॉर्मल का बदला नॉर्मल से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? फिर मैंने ये भी समझाने का कोशिश किया था कि हवा में जब रहेगा, हवा में है जब, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg। इस समय mg फोर्स रिएक्शन में लगा रहा है, कौन? ये इसको खींच रहा है। लेकिन कोई बोलेगा सर mg इसको, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, तो मतलब अर्थ भी ऊपर आता होगा। तो अर्थ भी, क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई मास। तो फोर्स जो है छोटा है, दोनों पे इक्वल है, लेकिन इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा होगा? फोर्स। अगर जो एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाई मास, तो मास किसका ज्यादा है, अर्थ का कि इस ऑब्जेक्ट का? तो उसका उसका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अर्थ वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग जीरो हो जाएगा। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इस तरह का किए थे, और आगे बढ़ते 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 लिफ्ट में भी पहुंच गए थे, और लिफ्ट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो वेइंग मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं। वेइंग मशीन, देखो वेइंग मशीन क्या होता है, इधर दिख रहा होगा ना? वेइंग मशीन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग दो तरह का, एक तो स्प्रिंग वाला भी होगा, स्प्रिंग फोर्स आगे बढ़ाएंगे तो उसमें होगा। अभी वेइंग मशीन के लिए क्या समझना है, वेइंग मशीन जो है, मान लो ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है ना? ये वेइंग मशीन है, इस पे तुम कोई ऑब्जेक्ट को रखे, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए रखे, तो इस पे रीडिंग दिखाता है, रीडिंग दिखाता है कि नहीं दिखाएगा? मान लो रीडिंग 80 दिखाया, कितना दिखाया? 80। 80 दिखाया, तो किस आधार पे दिखाता है ये? तो ये महसूस करता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इसमें ये वाला बॉडी, मतलब तुम्हारा जो बॉडी हो गया एम, उस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे क्या मिलेगा? mg, और ऊपर क्या मिलेगा? नॉर्मल। क्या मिलेगा? नॉर्मल। ऐसा ही है ना? कौन लगाएगा नॉर्मल? इस ब्लॉक पे कौन लगाएगा नॉर्मल? वेइंग मशीन का सरफेस लगाएगा कि नहीं? और वेइंग मशीन का अगर जो तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका मास अगर जो कैपिटल एम होगा, है ना, इसका मास कैपिटल एम होगा, तो नीचे लग रहा होगा इस पे कैपिटल एम जी, लग रहा होगा कि नहीं? और कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है? ये वाला सेम, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? ये तो अर्थ लगा रहा है वेइंग मशीन पे। इस पे तो वेइंग मशीन पे तो एक तो अर्थ लगा ही रहा है, अर्थ एक और फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल, जो कि वो दूसरा है। एक तो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, सॉरी, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, तो ग्राउंड जो है किस पे फोर्स लगा रहा है? वेइंग मशीन पे। कितना लगा रहा है? जो भी लगा रहा है उसको, उसको हम R2 लिख देते हैं या कुछ भी, क्योंकि इसको हमने R लिख लिया है, ठीक है? समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। लेकिन एक और फोर्स इस पे लग रहा है, एक और फोर्स इस पे नीचे में लग रहा है, वो क्या है? R। कौन लगा रहा है? स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम पे इसने ऊपर R लगाया है, तो स्मॉल एम भी नीचे R लगा रहा होगा, लगा रहा होगा कि नहीं? तो ये कौन सा वाला रीडिंग देखता है? ये देखता है कि हम पे जो ऑब्जेक्ट रखा, उसके वजह से ये वाला जो है कितना आया। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, कौन सा, यहां से हम निकाल लेते हैं ये वाला बॉडी। अगर जो पूरा सिस्टम रेस्ट में, ये पूरा रेस्ट में रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और उसपे मेजरमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू एम जी। समझ में आ रहा है? तो R इज इक्वल टू एम जी हो गया, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? mg, मतलब mg के बराबर इस पे भी लग रहा है। तो ये रीडिंग जो देगा ना, रीडिंग इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय जी। मतलब ऐसा इसमें फिक्स है, नॉर्मल फोर्स महसूस करता है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करके दे देता है, तो mg बाई जी कितना हो जाएगा? m। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? रीडिंग जो देता है ना, ऐसा समझ लो ये नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स महसूस करता है उतना देता है। ये बात समझ में आया या नहीं आया, बताओ? जैसे लिफ्ट में ही इसको रख देते हैं तो और क्लियर होगा। लिफ्ट मान लो कि ऐसा है, लिफ्ट है, इसमें वेइंग मशीन रखा हुआ है WM, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m का। तो इसमें बताना है रीडिंग क्या होगा, कब? तीन केसेस में बताना है। एक तो ये रेस्ट में है पूरा का पूरा सिस्टम, दूसरा ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है एक्सेलेरेशन के साथ, और तीसरा नीचे आ रही है एक्सेलेरेशन के साथ।
ये वेइंग मशीन नीचे है और ऊपर में ऑब्जेक्ट है। तो तीनों केस में अगर जो हमें बताना है एक्सेलरेशन, अगर जो नीचे की तरफ है इस केस में, तीनों केस में बताना है रीडिंग क्या होगा, तो पहला केस में क्या हो जाएगा, पहला केस में तुम क्या करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी, मतलब इसी पर वाला नॉर्मल फोर्स निकाल दो, वही नॉर्मल फोर्स तो उस पर भी लगेगा ना। हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मतलब फोर्स दिखा रहे हैं, वो किस पे दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे। तो ये जो नॉर्मल फोर्स निकलेगा, ये आर इज इक्वल टू एम जी क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। बताओ स्मॉल एम रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में, यानी नेट फोर्स जीरो है, यानी कि आर इज इक्वल टू एम जी है। ऐसा ही तुमने सोचा होगा और निकाला होगा। बात क्लियर है। तो जितना नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स ये भी इस पे लगा रहा होगा, यानी कि एम जी बाई जी इज इक्वल टू एम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहला का आंसर। दूसरा का आंसर क्या आएगा, इसमें क्या लिखोगे, नॉर्मल ऊपर इस पर और एम जी नीचे और एक्सेलेरेशन ऊपर, यानी कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। देखो तो रीडिंग इस केस में, दूसरे केस में कितना आएगा, दूसरे केस में आएगा एम इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी, ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें बढ़ गया ना वैल्यू, इसमें कितना बढ़ गया वैल्यू, ये देखो दूसरे केस में इतना बढ़ गया, एम जी बाई एम जी बाई एम प्लस एम ए बाई जी। तो इतना तो पहले भी था, ये वाला पार्ट तो पहले भी था, एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। और इस केस में कितना हो गया, जी माइनस ए हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इसमें रीडिंग घट गया, इसमें रीडिंग घट गया। समझ में आ रहा है। तो इसमें कैसा किया होगा, इसमें नॉर्मल फोर्स ऊपर ड्रॉ किया, एमजी फोर्स नीचे ड्रॉ किया, तुमने क्या देखा, एक्सेलेरेशन नीचे हो रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे हो रहा है तो इस बॉडी का भी एक्सेलेरेशन नीचे हो रहा है, इस बॉडी का एक्सेलेरेशन नीचे हो रहा है, यानी कि इसमें नीचे वाला फोर्स, इस पे लगने वाला नीचे वाला फोर्स बड़ा रहा होगा, तभी तो नीचे एक्सेलेरेशन हो रहा है, यानी कि एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए कर दिए, तो यहां से आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए आ जाएगा, है ना। और उसको यूज कर लेंगे तो रीडिंग ये आ जाएगा। तो बताओ तुम कौन से केस में चाहते हो कि तुम कौन से केस में चाहते हो, अगर जो तुम लिफ्ट में कोई चीज, रुको डाउट बाद में, चलो डाउट पूछ लो पूछ लो। सर ये लिफ्ट और फिर ये दोनों का थोड़ा अपोजिट अपोजिट क्यों लग रहा है, मतलब थोड़ा आंसर लिफ्ट का अपोजिट अपोजिट लग रहा है। अभी जब ऊपर जब लिफ्ट जा रही थी और जब अंदर जो ऑब्जेक्ट था तो उसका एम जी मतलब एम अंडर ब्रैकेट जी माइनस ए आ रहा था। चलो इसमें डाटा दे देते हैं ना, इक्वेशन ऐसा कर लेते हैं, डाटा दे देते हैं। लिफ्ट है, सभी में वेइंग मशीन लगा हुआ है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये वेइंग मशीन है, इसका मास 2 kg है, इसका एक्सेलरेशन नीचे में है। यही दोनों में कंफ्यूजन है ना, इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, रेस्ट वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये वाला जो है ना, ये सेम आंसर कौन कौन से केस में आएगा, या तो लिफ्ट जो है रेस्ट में रहे, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता रहेगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी नीचे में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे या राइट लेफ्ट जहां भी चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी अगर जो मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। या अपर डायरेक्शन में भी कोई ये लिफ्ट जो है अपर डायरेक्शन में भी जाएगा, अगर जो ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि इसमें रखा हुआ हर एक चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, यानी कि इसमें रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, यानी कि इसमें रखा हुआ हर एक पार्टिकल जो है रेस्ट में है, यानी कि इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि एफ नेट जीरो सभी केसेस में, एफ नेट
जीरो, एफ नेट जीरो। तो जो इस केस में आंसर आएगा वही सारा आंसर इस इन तीनों एक केस में जो आएगा वही तीनों में होगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ये एग्जांपल करने के बाद मैं उस क्वेश्चन को बोलूंगा, ठीक है? ये वाला, हाँ। अब ये 2 kg के ऊपर तुम क्या, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। लिफ्ट का बताया आपने अभी? हाँ हाँ, लिफ्ट का बताया, मतलब सिचुएशन बता, हाँ 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 हाँ। एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है, बीच-बीच में से रुक रहा है, मतलब ये कुछ देर से। अच्छा, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, हो सकता है कि मेरे स्पीड से नेट नहीं चल रहा है, मैं जितना तेज बोल रहा हूँ उतना तेजी से नेट नहीं चल रहा होगा। देखो, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, है ना? रीडिंग सभी में बताओ, इसमें रीडिंग कितना होगा? इसमें रीडिंग कितना होगा? इसमें देखोगे तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और 20 नीचे लगेगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो यानी कि r इज इक्वल टू 20, यानी कि रीडिंग इज इक्वल टू r बाई जी, यानी कि 20/10, यानी कि 2। रीडिंग 2 आएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला है ना, ये वाला तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर वाला है ना? ये तो हमने रेस्ट वाला बना लिया है ना। तो ऐसा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है, तो बताओ कि कोई बॉडी ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ते हुए जा रहा है, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ते हुए जा रहा है। अब बताओ, राइट साइड में किसी का स्पीड बढ़ते हुए, तुम अगर जो किसी को जब तक धक्का नहीं दोगे तब तक कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड बढ़ाते हुए आगे जाएगा? मतलब आगे की तरफ नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का जो नेट डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एफ नेट का भी होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि एफ नेट मतलब नेट मिला के दो फोर्सेज इस पे लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? आर बड़ा है और 20 छोटा है, यानी कि नेट फोर्स कितना है? आर माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना? 30, 30 न्यूटन आया। अब इसमें तुम करोगे रीडिंग चेक करोगे तो 3 आएगा, 30/g, यानी कि 3, मतलब 3 kg। मतलब इस लिफ्ट में तुम बैठे हो तो 2 kg का सामान पकड़ाएगा और 3 kg का पैसा लेगा, इसी में अगर जो खरीद बिक्री हो रहा है तो। अगर जो तुम सेलर साइड में हो तो तुम फायदे में हो, अगर जो तुम बायर हो तो नुकसान में हो। इस केस में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी कि इस केस में जो है 2 kg के ऊपर, ऊपर में नॉर्मल तो ऊपर में लग रहा है, 20 भी नीचे में ही लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे में होने का कारण क्या हो सकता है? इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन घट गया होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अपने आप एडजस्ट करता है, सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट करता है। जब रेस्ट में था तो यही नॉर्मल रिएक्शन कितना के बराबर था? 20 के बराबर था। जब ऊपर जाने लगा तो 30 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा इसको काम करना पड़ रहा है ना, वेइंग मशीन को अपने साथ लेके जाना पड़ रहा है। और इस केस में 2 kg तो नीचे आना ही चाहता था, बल्कि रोक रहा था। रेस्ट में जब था, रेस्ट से कंपेयर करो, रेस्ट में इस केस में क्या था? इस केस में इसके mg को बैलेंस करना था। पहला केस जो रेस्ट वाला बताए थे कि बॉडी रेस्ट में है, तो उस केस में क्या था? यही वाला सिचुएशन, रेस्ट में है तो 2 kg को इस वेइंग मशीन को क्या करना है? चुपचाप उसको अपने साथ रखना है, भाई यहीं पे आराम करो। मतलब बस वेइंग मशीन के ऊपर क्या टेंशन है? 2 kg का जो 2 kg के ऊपर जो mg लग रहा है उतना ही के बराबर ऊपर में फोर्स लगा के इसका नेट जीरो कर दो फोर्स। इस केस में लेकिन क्या हो गया? जब ऊपर एक्सेलरेट करवाना है बॉडी को, तो ये वेइंग मशीन का सरफेस क्या सोचेगा? यार मुझे तो ये लिफ्ट लेके जा रहा है ऊपर। वेइंग मशीन को कौन लेके जा रहा है ऊपर? लिफ्ट। लेकिन वो लिफ्ट में मेरा भी एक काम बढ़ गया है, 2 kg मेरे ऊपर रखा हुआ है। अगर जो लिफ्ट हमें ऊपर लेके जा रहा है तो मेरा मजबूरी है कि 2 kg को हम ऊपर लेके जाएं, और एक्सेलरेशन के साथ स्पीड बढ़ता हुआ, तो वेइंग मशीन क्या करेगा? और ज्यादा फोर्स बढ़ा देगा। मतलब 20 से क्या कर दिया? 30 कर दिया। 2 kg जब डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब लिफ्ट डाउनवर्ड में आ रहा है इतना इक्वेशन के साथ, तो अब क्या होगा? अब 20 ज्यादा होना चाहिए, मतलब 20 माइनस आर शुड भी कितना के बराबर? 2 into 5। तो यहाँ पे आर आ जाएगा कितना? 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। मतलब अब नॉर्मल फोर्स जो वेइंग मशीन लगाएगा और कम लगा देगा। क्यों? क्योंकि 2 kg नीचे आना ही चाहता था, लेकिन रोक के रखे रहने के लिए 20 चाहिए था। लेकिन अब नीचे वेइंग मशीन को खुद जाना है, तो 2 kg को पकड़ के नीचे नहीं जाना है। अब इसको भी आराम मिला, चलो ये नीचे जाना चाहता था, हम भी नीचे जा रहे हैं, तो और फोर्स कम हो गया। समझे? तो 10 न्यूटन। तो रीडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीडिंग हो गया
10 न्यूटन डिवाइडेड बाई जी, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बताओ 2 केजी का सामान और 1 केजी का पैसा देना है, तो बताओ कौन से साइड वाले को फायदा होगा इस लिफ्ट में खरीद बिक्री करने में? खरीदार को फायदा होगा या बेचने वाला को? इसमें खरीदार को 1 केजी का पैसा देगा, 2 केजी का सामान मिल जाएगा। इसमें 3 केजी का पैसा देगा और 2 केजी का उसको सामान मिलेगा। और नॉर्मल सिचुएशन वाला में है दोनों 50-50, दोनों दोनों में से किसी को फायदा नहीं हुआ है ना। इस केसेस में क्या है, इस केस में क्या होगा, वेइंग मशीन अगर जो रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही रखा रहेगा, तो सभी में R इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी आएगा, क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या लिखोगे इस केस में तीनों ही केस में जब लिखोगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो राइट साइड वाला जो ये वाला इक्वेशन आ रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो राइट साइड में पॉजिटिव मतलब जीरो आएगा ना, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जीरो आएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू एम जी होगा ना तीनों केसेस में। यस सर। हाँ अब बोलो, अब क्या डाउट है, अब कोई पूछ रहा था डाउट, बोलो। सर ये हमने रीडिंग को जी से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसी तरह से मशीन बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है वो, उसी तरह से बनता है कंपनी में, उसी तरह से बनता है कि जी से डिवाइड कर दे, ठीक है, ओके। वो मतलब समझ लो कि 10 से डिवाइड करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। हाँ सर। 9.8 होता है कैलकुलेशन में, बार बार कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन इजी के लिए G10 ले रहे हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अरे एक्चुअल लाइफ में देखो, जो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो उससे सब कुछ डिफरेंट होता है, समझे, सब कुछ डिफरेंट होता है। पढ़ाई लिखाई जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो क्या है, बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, होता वैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, लेकिन हमें आइडिया मिलता है कि ऐसा होता है, समझे। और लगभग 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 हम लोग करेक्ट हैं, लगभग लगभग करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब जैसे शुरुआत में अभी जो पढ़े हो तुम लोग, वर्टिकल मोशन पढ़े, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके पढ़े। एयर रेजिस्टेंस तो होता ही है, एयर तो रहेगा ही ना, दुनिया में है तो बिना एयर के थोड़े, अर्थ पे तो बिना एयर का कोई जिंदा रहेगा, एयर तो है ना, तो कुछ तो फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन जब उसके बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट वाइज, हमने क्या बोला था सबसे पहले क्लास के आसपास में ही मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि चीजों को डाइसेक्ट करके सीखा जाता है। तुम लोगों को बोला था ना, डाइसेक्ट करके। पहले हम क्या करते हैं, मान लिए कि यहाँ पे एयर नहीं है और सीख लिए, अब एयर होगा तो वो क्या करेगा, उसको ऐड कर दिया उसी कॉन्सेप्ट में, है ना। तो अब धीरे धीरे हम रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं, पहले हम क्या मान लेंगे, आइडियल केस, जो चीज है एक्चुअली में नहीं, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के सरफेस पे एयर नहीं हो, समझ में आ रहा है। लेकिन पहले मान लिया कि अगर जो एयर वाला जो इफेक्ट है उसको हटा दो, उसके लिए क्या करना है, तुमसे तुमसे बोला जाएगा एयर मान लो कि नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमको एकदम सिंपल कर दिया सीखने के लिए, कि पहले बिना इसके इमेजिन करो कि क्या क्या होगा, उसके बाद एयर है तो क्या होगा, तो फिर वो चीज सीख लेंगे, समझ में आ रहा है। और उसमें एयर के बारे में भी सीखेंगे तो बहुत सारा अजम्पशन रहेगा कि ऐसा ऐसा होता है, जो कि एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो डिफर करेगा, तो लेकिन रियल लाइफ में ये डिफर करेगा, हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये डिफर नहीं करेगा। जो पढ़ेंगे वही चीज आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो वही चीज आएगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो एक और फोर्स जो होता है उसका नाम क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो किस तरह का होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, इस स्प्रिंग के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्प्रिंग जो होता है ना उसके बारे में हम पढ़ते हैं मासलेस। सबसे पहले तो इसको लेके क्या चलते हैं, मासलेस है, मासलेस होता नहीं है लेकिन मान के चलते हैं मासलेस है। उसको क्यों हम लेते हैं मासलेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, इसके इसके ऊपर ये क्या करेगा, लेकिन इसका मास रहने की वजह से बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो जाता है, तो उसके वजह से, हालांकि इस केस में यहाँ पे का टेंशन एक्चुअली मासलेस मान लेंगे ना, तो यहाँ जितना टेंशन रहेगा ना, उतना ही टेंशन यहाँ रहेगा, उतना ही टेंशन यहाँ रहेगा, उतना ही टेंशन यहाँ रहेगा। स्ट्रिंग में भी जब मान लेते हैं मासलेस है ना, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग बोल रहा है कि मान लो कि ये 5 केजी का है, 1 मीटर लेंथ है, 5 केजी पर मीटर, एक एक रस्सी है जिसका मास है, मान लो, इमेजिन कर लो, ठीक है। अभी हम मासलेस वाला नहीं पढ़ रहे, लो बैटरी,
चलो ये बताओ 5 kg पर मीटर अगर जो मास है, एक रस्सी है जिसका मास क्या है 5 kg पर मीटर, और उसी रस्सी से 10 kg का ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है। अब ये वाला जो लेंथ है ना, ये रस्सी का लेंथ जो है ना वो 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर है। और ये वाला जो है दीवार है, ऊपर वाला सीलिंग है, ठीक है, उसी में लटका हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 10 kg का ब्लॉक है और 5 kg पर मीटर डेंसिटी वाला एक रस्सी से हैंग कर रहा है। अब इसमें तुमसे कोई क्वेश्चन कर दे, सिर्फ इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ये वाला पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो है मान लो कि 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये वाला पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट है डी, ए बी सी डी। और यहां से यहां भी जो है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और ए से बी का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ए से बी का लेंथ है कितना? 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो अब फाइंड टेंशन एट ए, फाइंड टेंशन एट बी, एंड फाइंड टेंशन एट सी, एंड फाइंड टेंशन एट डी। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या चेंज हो जाएगा? तो हमें इसमें ऐसा करना होगा, सोल्यूशन में ऐसा करना होगा, सोल्यूशन में ऐसा करना होगा कि मान लो कि पॉइंट ए वाला निकालना है, तो पॉइंट ए के बारे में सोचो। पॉइंट ए पे कितना लोड है? 10 kg का ना। ये किसको बैलेंस कर रहा है? 10 kg को नीचे जाने से, मतलब 100 न्यूटन इस पे जो वेट आ रहा है, ये पॉइंट ए से नीचे कितना मास है लटका हुआ? 10 kg। तो उस पे mg कितना लग रहा है? 100। और वो उसी को रोक रहा है, यानी कि यहाँ पे टेंशन एट ए ऊपर जो लग रहा होगा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ऊपर लग रहा होगा, वो कितना के बराबर होगा? 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट बी के बारे में बात करेंगे, बताओ पॉइंट बी से नीचे कितना मास है टोटल? एक तो 10 kg इस ब्लॉक का मास है, और दूसरा ये रस्सी कितने सेंटीमीटर का है? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर, और 1 मीटर में मास 5 kg है। 2 मीटर में मास 10, मतलब ये रस्सी का टोटल मास 10 kg है ना। तो 5 kg ये वाला रस्सी हो गया और 10 kg ये हो गया, तो टोटल मास कितना हो गया? 15 kg। तो यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरे नीचे 15 kg लटका है, उसको मैं रोक के रखा हूं, मतलब उस पर वेट कितना लग रहा है? 150। कितना? 150। यानी कि टेंशन एट बी जो हो जाएगा, टेंशन एट बी हो जाएगा 150 न्यूटन। उसी तरह से बताओ टेंशन एट सी कितना हो जाएगा? हाँ, तो कितना ऐड होगा? तो इसमें कितना ऐड होगा? ये 50 सेंटीमीटर, मतलब अभी तक 15 kg है, और यहाँ पे कितना केजी है बताओ? 50 सेंटीमीटर में कितना केजी है? 2.5 kg। तो 17.5 यानी कि कितना हो जाएगा? 175 न्यूटन। होगा या नहीं होगा? 100, 150, 175, उसके बाद फिर क्या मिलेगा? 200 न्यूटन। समझ में आ रहा है? लेकिन जब रस्सी मासलेस है, जब रस्सी मासलेस है, तब हर जगह टेंशन कितना है? सेम है। हर जगह टेंशन सेम है। समझ में आया बात? क्योंकि इसके नीचे यही वाला मास ही है सिर्फ। इस इस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए ये वाला का मास है ही नहीं। मतलब है भी तो इतना, इसके कंपेयर में मान लो कि ये 10 kg का ब्लॉक है। ये दिखाई दे रहा है क्या 10 kg वाला ब्लॉक? ये 10 kg का ब्लॉक है, और रस्सी, टोटल रस्सी का मास जो है, टोटल रस्सी का मास मतलब 0.005 kg पर 005 kg, मतलब 50 ग्राम है। टोटल रस्सी का मास 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम 10 kg के सामने क्या है? 10 kg अपने आप में 1 kg 1000 ग्राम होता है, 10 kg 10,000 ग्राम है। 10,000 ग्राम में 50 ग्राम हटा ही दो तो क्या फर्क पड़ता है? समझे? तो हर जगह लगभग, मतलब इसका रस्सी का मास बढ़ने से टेंशन में कोई फर्क अलग अलग पॉइंट पे नहीं आएगा। मासलेस हम इसलिए लेके चलते हैं तो आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? कौन सा बी वाला? टेंशन एट बी। तो बी जो है, बताओ कि बी बी के नीचे कितना मास है? 10 kg। 10 kg प्लस
ये वाला लेंथ कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना मास है, 5 kg। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है, तो स्प्रिंग जो है उसको हम क्या मान के चलते हैं, स्प्रिंग जो है वो क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी टेंशन ही होता है, इसमें भी टेंशन ही होता है। इसका दिया रहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब अलग अलग, ये के जो है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग जो बना हुआ है उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो वैल्यू उस पे लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है। तो जैसे इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, क्या रहता है एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा ना, टेंशन, तो अभी बताओ इस केस में बताओ नेचुरल, एक तो स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग के बारे में और एक चीज देखो। मान लो कि तुम एक मार्केट से स्प्रिंग लेके आए, उसको फ्रीली टेबल पे रख दिए, है ना, उसको फ्रीली टेबल पे रख दिए, तो जो लेंथ तुम्हें नजर आता है उस स्प्रिंग का, वो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। क्या होता है, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का वही हो गया। लेकिन जब तुम इसको मान लो कि एक जगह पे तुम फिक्स कर दिए, एक जगह पे फिक्स कर दिए इसी स्प्रिंग को, और एक एंड को फिक्स करके और एक एंड को तुम खींचे, तो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हो गया, यही स्प्रिंग जो है वो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। इतना लेंथ बढ़ गया, तो जितना भी लेंथ बढ़ गया, ये वाला एक्स्ट्रा जो आया, ये मान लो कि एक्स आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलोंगेशन, एलोंगेशन और एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, एलोंगेशन और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। कितना है, एक्स, कितना है, एक्स, मतलब कितना लंबा हो गया वो स्प्रिंग, एक्स और ज्यादा बढ़ गया, नेचुरल लेंथ से एक्स ज्यादा बढ़ गया, समझ में आ रहा है। और वही चीज क्या हो गया, जब इसको तुम एक एंड, क्या हो गया भाई, तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आज नेट का, आज सब नेट खा गई तुम। नहीं सर, एक्चुअली नहीं, ड्रामा भी मैंने देखा है। आज थोड़ा सा ये मेरा भाई भी आज मेरे मोबाइल से मतलब यूज कर रहा था ना, आज घर पे मम्मी नहीं थी तो मम्मी का मोबाइल यूज करते थे, बट मम्मी नहीं थी तो आज मेरा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आज वाईफाई तुम लोग लगवा लो, इतना यूज करते हो तो वाईफाई लगवा लो। वही करना है सर। हाँ, लेकिन तुम पोजीशन फिक्स नहीं कर रहे हो, हर कोई का कोई प्रॉब्लम है, एक तबीयत नहीं फिक्स कर रहा है, एक पोजीशन नहीं फिक्स कर रहा है। तबीयत फिक्स कर तबीयत फिक्स करने के लिए, तबीयत फिक्स करने के लिए मन को खुश होना बहुत जरूरी है, मन को खुश करो। मन खुशी का रहता है, हम्म, ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, मतलब शांति नाम का कोई चीज नहीं जब से नीट लाइफ में आई है। तो शांति अगर जो हो जाएगा तो फिर जीने का मजा क्या है। सर थोड़ा तो कम से कम शांति चाहिए। शांति जो मिलता है ना, खत्म, लाइफ खत्म होने के बाद आराम से शांति मिलता है। ऐसे तो यही बजते रहता है, डंका बजते रहता है, उसी शोरगुल उसी शांति में अपने आप को एंजॉयबल बना के रखना पड़ता है, समझे। तो उस तरीके से रहो, ऐसा ही दुनिया तो ऐसा ही है। घर में बाहर में तुम्हें खराब लगेगा, सोचो घर पे शांति रहेगा, घर में आओगे तो फिर घर का अलग ही प्रॉब्लम है, घर पे अगर जो भाई है, अगर जो कुछ है, तो उस तरह से घर में अलग ही बातचीत में भी फंसे रह सकते हो, फिर लगेगा बाद में अरे मैं तो घर पे रहता हूँ, तो काश मुझे एक पढ़ने के लिए एक स्टडी रूम एकदम अलग हो जाता, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता, मैं जाती वहां पढ़ती, खाना वाना लेके आ जाती और वहां पढ़ती, ऐसा वैसा सब कुछ सोचोगे, मतलब सोचता है इंसान की ये होता वो होता। मैं जो है ना, मैंने एक मतलब एक स्टोरी एक बनाया था इसके ऊपर। एक बच्चा जो है एक बच्चा जो है पढ़ाई करना सोचता है, पढ़ाई करने के लिए सोचता है, तो जब पढ़ाई करने के लिए जैसे ही बैठने का कोशिश करता है, जैसे ही किताब निकालने का कोशिश करता है, याद आता है अरे यार, मतलब नया कॉपी, अगर जो पढ़ाई करना है ना तो नया कॉपी लेते आते हैं ना तो मजा आएगा। तो वो नया कॉपी लेके आया, उसके बाद फिर नया कॉपी जब लेके आया, उसके बाद लगा कि अरे पेन तो लाया ही नहीं, पेन था उसके पास हालांकि, लेकिन पुराना था, मतलब शुरुआत कर रहे तो नया पेन रहता तो हो जाता, तो नया पेन लेके आया। उसके बाद फिर उसे लगा कि अरे यार लाइट रूम में कम है, तो एक बल्ब अच्छा वाला ज्यादा पावर वाला लेके आएंगे ना तब पढ़ाई करेंगे, है ना, तो वो लेके आया। उसके बाद फिर सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ ये हो गया,
फिर पढ़ने के लिए जैसे ही बैठा, मम्मी बोली, उधर से मम्मी का आवाज आया, बोला बेटा सब्जी लेके आओ मार्केट से, बेटा सब्जी लेके आओ मार्केट से, सब्जी बनाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ये सब करते करते सुबह में सोचा था पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अपना सारा व्यवस्था एकदम परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करने में उस पूरा दिन लगा दिया, और जब परफेक्ट सिचुएशन आया तो मम्मी बोली सब्जी लेके आओ, उसके बाद वो सब्जी लाने गया, उसके बाद वो भूल गया कि उसको पढ़ना था, उसके बाद भूल गया कि पढ़ना था, जाओ यार आज नहीं कल से शुरू करेंगे, और कल फिर कभी आया ही नहीं। ये होता है। तो क्या है कि ये होगा कब होगा, जब तुम कंडीशन लगाओगे कि ऐसा सिचुएशन मिलेगा तब हम पढ़ेंगे, ऐसा सिचुएशन मिलेगा तब हम दिमाग में जितना इस चीज का कल्पना करते हो उससे अच्छा कल्पना ही करो कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा पढ़ाई कैसे करें, जो सिचुएशन मेरे पास है उस सिचुएशन में हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा तो रूल तो है नहीं कि कोई रैंक वन भी लाया है तो अलग अलग साल में रैंक वन लाने वाला का कहानी सुनोगे तो कोई कोई जो है लग्जरी एंजॉय कर रहा था और कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी रहा। मतलब रैंक वन लाने का कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं। कभी कोई लग्जरी इस्तेमाल करने वाला भी अच्छा रैंक लेके आ सकता है, कभी एकदम ही बुरी तरह से फंसा हुआ अपने लाइफ में वो भी अच्छा रैंक लेके आ सकता है। कहने का मतलब ये है, मतलब ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो है सोच क्या रहा है, चाहे लग्जरी में है, चाहे लग्जरी अपना एंजॉय कर रहा है तो उसको एंजॉय करता है और कितना ठीक है एंजॉय करता है, ठीक है, लेकिन अपना जो मेन जो काम है उसके लिए उसमें भी डिस्ट्रैक्शन आएगा ना। जब तुम्हारे पास लग्जरी होगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, कंफर्ट जोन में जाके कौन पढ़ता है। जब तुम्हारे पास चार पांच गाड़ियां रोज आ रहा है सलाम ठोकने के लिए, चार पांच गाड़ी से लोग आ रहे हैं रोज सलाम ठोकने के लिए तुम्हें, तो तुम आईआईटी का और नीट का तैयारी क्यों करोगे, बताओ। क्यों करेंगे सर, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तुम्हें बताया आज का कहानी आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं, उनके बारे में सर्च करना, मैं नाम याद नहीं रख पा रहा हूँ उनका। तो वो जो है रैंक टू लेके आए थे, लेकिन रैंक टू से मन नहीं भरा तो एक साल और अपीयर हुए थे रैंक वन के लिए, तो वो भी एक स्टूडेंट ही थे एक समय का। सोच लो, थे कि नहीं, मतलब। और उसके बाद प्रोफेसर बने वो आईआईटी मद्रास में, पता नहीं वो उनका रैंक वन आया था कि नहीं पता, और वो शायद बोले कि रैंक वन नहीं आया था, रैंक टू ही आया था या क्या फिर से, ऐसा ही था या रैंक वन आया था, उन हाँ, पता करना। वो रैंक वाला सर। हाँ शायद कुछ ऐसा हुआ है, कहानी है, मैं एक बार रील्स में देख रहा था और उन्हीं के जुबानी में सुन रहा था। ठीक है। हाँ, मैंने कुछ ऐसा ही सुना है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट सिचुएशन कुछ नहीं होता है, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में करो, या तो करना है या तो नहीं करना है, डिसाइड तो तुम्हें करना है। 2026 आ जाएगा, 2026 तुम्हारे लिए रुका हुआ नहीं रहेगा, वो एग्जाम का दिन आ जाएगा, उस दिन फिर पछताओगे कि अरे यार कुछ भी था हम पढ़ लेते तो क्या होता, है कि नहीं। ये 2026 दोबारा तो नहीं आएगा, तो वो चीज है। फिर 2027 का टारगेट रखोगे फिर तुम कंफ्यूज रहोगे कि इस साल कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है नहीं करने का, हो जाने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे उनका रैंक टू आया था तो वो सोचे होंगे कि मैं तो रैंक टू ले आया हूं, मुझे पढ़ने का एक्सपीरियंस है, तैयारी करने का एक्सपीरियंस है कि कैसे लाया जाता है। लेकिन जो 50,000 60,000 5 लाख रैंक लेके आ रहा है फिर से तैयारी कर रहा है, उसको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि उस ऐसा नहीं है कि वो पहले सक्सेस कर चुका है और फिर से वो ये कर रहा है, वो कंफ्यूज रहेगा, कभी उसे समझ में नहीं आएगा। तो निगेटिव जब होगा तो बहुत निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो खूब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो खूब निगेटिव होगा, है ना। तो ये चीज चलता रहेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है हमको, खूब पॉजिटिव नहीं रहना है, खूब निगेटिव नहीं रहना है, हमको सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन में रहना है, हर समय पॉजिटिव रहना है, एवरेज काम करते रहना है कम से कम। तो जिस तरह का काम करोगे उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें देने के लिए है वो प्रवचन ही है मेरा। इससे तुमको जो बेनिफिट मिले उसको तुम ले लो, और तुम अपने जितने भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जितना कम समय में कर सकते हो, या तो उसको दिमाग से सॉल्व करना है तो दिमाग से सॉल्व करो, या तो फिजिकली कुछ एक्टिविटी करके उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक्टिविटी करो, लेकिन करना तुम्हें शॉर्ट में है सारा प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, समय तुम्हारे पास इतना नहीं है कि बातें सिर्फ बनाते रहो। ठीक है, यस हाँ। तो आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो स्प्रिंग जो है इस तरह से होता है। अब बताओ स्प्रिंग को कोई खींच दिया तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही, बताओ तुम इमेजिन करो कि उस दीवार में, मेरे सामने एक दीवार है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम फील्ड में पढ़ा रहे हैं, दीवार सामने है, ठीक है, ठीक है। यस सर। इमेजिन कर रहे हो ना, मेरा दीवार होगा सामने, मेरे सामने दीवार होगा, इमेजिन कर रहे हो। यस सर। उसके एक एंड में स्प्रिंग फिक्स्ड है और मैं एक एंड को खींच रहा हूं, तो बताओ मैं स्प्रिंग को अगर जो खींच रहा हूं तो मुझे स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, मुझे उधर खींच रहा होगा कि नहीं, मुझे किधर खींच रहा है, स्प्रिंग किधर खींच रहा है। स्प्रिंग क्या चाहता है, अपना नेचुरल लेंथ रीगेन करना चाहता है,
वो नहीं चाहता है कि हम एक्सटेंडेड रहें, उसको फ्रीली छोड़ दोगे फिर से नेचुरल लेंथ को रीगेन करना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो अगर जो हम उसको एक्सटेंड किए तो हमें वो उधर फोर्स लगाएगा, और हम जितना ज्यादा एक्सटेंशन उसमें करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना? तो उसका जो फोर्स लगाने का जो नेचर होगा स्प्रिंग का, वो क्या देखेगा? वो हमें फोर्स, आवाज नहीं आ रहा है क्या अंजलि? नहीं आ रहा है? अरे तो नेट रिचार्ज कर दो। चलो तो अब टाइम हो ही गया, अब टाइम हो गया, आज का क्लास कल ही, आज का क्लास जो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स से कल बताएंगे, ओके? कल के क्लास में